प्रिय छात्रों, मैं आप सबों के बीच में एक बार फिर से मुखातिब हूँ। चूँकि मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट हो चुका है और अब हम लोग मैट्रिक पास कर चुके हैं और अब हम लोग इंटर की तैयारी करेंगे, यानी अब हम इंटर की 11वीं क्लास में प्रवेश करेंगे। मैट्रिक पुत्र छात्र एवं छात्राओं, मैं अपने चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मुझे आज बतानी है कि इंटरमीडिएट में हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन सी पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। और आज 10 जून है। वैसे ऑफलाइन भी 10 जून से क्लास प्रारंभ हुआ करते थे, लेकिन यह एक ऐसा महामारी आ गया जिसके कारण बेटा हम लोग ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर दिए हैं। वो भी टाइम रखे हैं रात्रि के 8 से 9। चूँकि ऑफलाइन में मेरा क्लास चलेगा तो हमें समय की परेशानी नहीं होगी, इसलिए मैं रात्रि का समय हमेशा बना दिया हूँ 8 से 9। सप्ताह में 4 दिन हम क्लास ऑनलाइन देते रहेंगे और पूरे घंटे शांतिपूर्ण होकर आपको हम प्रत्येक पहलू, प्रत्येक बिंदु को समझाते हुए चलेंगे। आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे। हाँ, एक आवश्यक सूचना है, बहुत ऐसे छात्र हैं जो मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाए हैं, सेकंड और थर्ड ला दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, निराश नहीं होना है कि जीवन का आखिरी एग्ज़ाम था, ये पहला एग्ज़ाम था। थर्ड और सेकंड डिवीज़न से विशेष घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन से चूक गए हैं, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम को पास करना है। अब आप इंटर में लग जाएं और पूरा जम कर मेहनत करें, खूब मेहनत करें, इतना मेहनत करें। मित्र दोनों सोच कर करनी होती है कि हम मेहनत कहाँ करें और मित्र कैसा ढूंढें। जो मैट्रिक में अनेकों मित्र आपके साथ होंगे और अनेकों तरीक़ों से आपने मेहनत किया होगा, जो आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी का माहौल भी लाया। मार्क्स कम आया तो थोड़ा सा दुख और निराश भी होंगे, घबराना नहीं है, इससे गार्जियन घबराता है। जो गार्जियन अगर मार्क्स के बारे में खूब बढ़िया जानता है तो अब घबराने की बात नहीं है। और आप सही शिक्षकों का चयन करें ऑफलाइन। वैसे तो मैं ऑनलाइन आपसे मुखातिब होता रहूँगा हमेशा। कहीं भी आपकी समस्या होती है तो आप कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखेंगे। मैं वहाँ कमेंट देखकर आपकी हर कमेंट को मैं देखता हूँ। हाँ, जब मैं पूरा वीडियो कंप्लीट कर लूँगा तो आप पूरे वीडियो को देखिए और नए मित्र जो होते हैं 11वीं की ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे निकट होंगे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर कीजिए। हमारे बारे में आप जानिए। मैं जो आपको समझाता हूँ, क्या रियली आपको केमिस्ट्री समझ में आती है? अगर आती है तो आप अपना राय कमेंट में दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल एक दूसरे को शेयर करें। आइए हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट यानी हम आईएससी साइंस से जब पढ़ेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछता है, उसको देखेंगे। पहला ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा, फिर इसी वीडियो में आगे मैं अपने सिलेबस की चर्चा करूंगा। यानी आज का लेक्चर जो होगा एक होगा, पूरे वीडियो को अंततः आप देखिएगा। आइए हम देखते हैं। बेटा आज डेट है 10/6/2020 2020, छठा महीना है, जून का महीना है, गर्मी बढ़ गई है। और रेड से मैं लिखा हूँ 11th। क्यों लिखा हूँ? रेड का मतलब होता है खतरा। अगर ट्रेन चल रही हो, लाल झंडे दिखा दे तो ट्रेन भी रुक जाती है। यानी समझिए कि आपके जीवन का, यानी एक आपने अपना कदम आगे बढ़ाया है मैट्रिक का। वो कदम ऐसा है कि अब हमको आगे बढ़ते रहना है, लेकिन हो सकता है कि आगे खतरा हो और आपको संकेत करने वाला 11th क्लास है। यानी रेड कलर से लिखने का अंततः यह बात है कि आगे, यानी आप जो हैं 11th क्लास को छोड़कर जा रहे हैं तो 12th आपको कठिनाइयाँ होगी। जो कंपटीशन होंगे वो नीट का हो या जेई का हो या आप एयरफोर्स ने भी, आगे जो इंटरमीडिएट पर जितने भी यूपीएससी का आप एग्ज़ाम देते हैं, बहुत ही परेशान करता है। इसलिए 11वीं क्लास किसी भी परिस्थिति में, कोई भी जो है आपकी परिस्थिति हो, आप पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, कहीं से भी हो पढ़ें। आइए हम देखते हैं साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले हम बेटा साइंस में सब्जेक्ट का हम नाम लिख दें
तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री लिखता हूं 100 मार्क्स का। फिर मेरा जो होगा फिजिक्स होगा 100 मार्क्स का। फिर मेरा बायो होगा 100 मार्क्स का। फिर हमारा मैथ होगा 100 मार्क्स का। फिर हमारा इंग्लिश होगा 100 मार्क्स का। फिर हमारा हिंदी जो होगा 100 मार्क्स का। इस हिंदी के बदले उर्दू भी ले सकते हैं। अब आप थोड़ा सा देखेंगे, हमारी परीक्षा जो होगी ये मैं रेड से घेर देने का मतलब ये है कि मैं हटा नहीं दे रहा हूँ। हमारी एग्ज़ाम होगी 1 2 3 4 1 5 बायो को लेकर 600 का, लेकिन हमारी एग्ज़ाम होगी बेटा 500 मार्क्स का। अब रह गई कंडीशन कि हमारे पास मैथ है और बायो है, ये दोनों बड़ी ही प्रभावित करता है बच्चों को कि हम मैथ लें या बायो लें। आप बेटा दोनों में से आप दोनों को रख सकते हैं, आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं। अब रह गई परीक्षा में आपका रिजल्ट कैसे होगा, तो बायो अगर पढ़ रहे हैं मैथ पढ़ रहे हैं, दोनों कंपलसरी है बेटा। कंपटीशन में दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितना मैथ इंपॉर्टेंट है उतना बायो है, जितना बायो उतना मैथ है। यानी कौन से दिशा में जाना चाहते हैं ये दोनों सब्जेक्ट आपको चयन कर देता है। अगर आपका बायो में 90 नंबर है और मैथ में 88 नंबर है तो आपका रिजल्ट बायो से होगा। समझ आएंगे, पूरे गौर से समझेंगे। 88 नंबर मार्क्स 90 से कम हो जाता है, आपका मैथ से रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका नॉलेज में कमी होगा, रिजल्ट यानी फर्स्ट डिवीजन में या परसेंटेज में आपका बायो का मार्क जुड़ता है। अगर बायो में कम है और मैथ में ज़्यादा है तो आपका मैथ से ही रिजल्ट होता है। यानी हमने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री 100 नंबर का, फिजिक्स 100 नंबर का, बायोलॉजी 100 नंबर का, मैथ 100 नंबर का, इंग्लिश 100 नंबर का, हिंदी या इसके बदले उर्दू आप लिख सकते हैं, ये भी 100 नंबर का होगा। अब रह गई कि 600 का पेपर दिखाई दे रहा है लेकिन एक को हटाना पड़ेगा क्योंकि पेपर आपका 500 होता है। 500 का 60% निकालेंगे तो बेटा आपका 300 मार्क्स होता है, यानी 300 मार्क्स आ जाएगा तो आपका फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। अब ये तो हम आपको डिटेल्स जानकारी दे दिए। अब आते हैं केमिस्ट्री, हमारा जो है इसमें से 70 हम निकाल लेंगे, वो थ्योरी होगा और बच जाता है हमारा 30 नंबर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रायोगिक। प्रायोगिक यानी ये प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। ये आपके स्कूल इस एग्जाम को जो है कंडक्ट करती है। केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स में भी 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होगा। बायो में भी वही होगा बेटा, 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। मैथ में टोटल थ्योरी होंगे, इंग्लिश में थ्योरी होंगे, हिंदी में और उर्दू में टोटल 100 नंबर के थ्योरी होंगे। अब रह गई बात कि हम ये 30 नंबर की तैयारी कहाँ करें, कैसे करें। तो 30 नंबर की तैयारी आपको कॉलेज या आपको उच्चतर माध्यमिक स्कूल ही करा पाता है। अब आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में जब एडमिशन लें तो ये सोचे समझे कि जहाँ प्रैक्टिकल की सुविधा है, जहाँ थ्योरेटिकल की सुविधा है, वहाँ एडमिशन आप लें ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके। ये मार्क्स बता दिए हैं फर्स्ट डिवीजन का, लेकिन बच्चे आजकल बहुत इजी कर दिए हैं। यानी सभी लोग तो नहीं, लेकिन लगभग 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो 400 प्लस जो है कार्य करते हैं, 400 प्लस लाते हैं अंक, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये मैं 11वीं क्लास का जो है सिलेबस के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। एक्चुअल में मैं आपको सिर्फ इस YouTube चैनल, अपने चैनल पर मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा चूँकि मैं आपका 70 नंबर का थ्योरेटिकल ही पढ़ा पाऊंगा, जिसमें 11th क्लास में टोटल चैप्टर का नाम कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछता है बेटा, मैं फिर बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे।
प्रिय छात्रों, मैं एनसीईआरटी के अंतर्गत जो चैप्टर आते हैं, जो आप बीटीसी बुक या टेक्स्ट बुक आप जो पढ़ते हैं, उन चैप्टरों के एक एक अध्याय को हम लोग अध्ययन करेंगे बेटा, और देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हमको 11th क्लास में पढ़नी है और कौन कितना महत्वपूर्ण है, आप देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला यूनिट चैप्टर 1 होगा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेटा ये 5 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, ये ध्यान से देखते हुए चलना है। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, 6 नंबर का बेटा क्वेश्चन ये पूछता है। यूनिट नंबर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बेटा। और यूनिट 4 रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। यूनिट नंबर 5 द्रव्य की अवधारणाएं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। यूनिट 6 उष्मागतिकी, ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, इसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 8 यूनिट 8 ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ये 3 नंबर का पूछता है। यूनिट 9 हाइड्रोजन, चैप्टर का नाम है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एस ब्लॉक का तत्व, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। पी ब्लॉक का तत्व, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यानी यूनिट यह 11 है। अब हम यूनिट 12 में ऑर्गेनिक आते हैं। 3 यूनिट हम लोग को पढ़ना है 11th में। बहुत बेहतरीन जो है ये खंड है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ये देखिए अकेले 7 नंबर के क्वेश्चन पूछता है इससे। हाइड्रोकार्बन, ये मैट्रिक में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन आगे कंपटीशन में कैसे पढ़ना है वही चीज हम लोग 11वीं क्लास में सिखाएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यूनिट 14 जो है पर्यावरणीय रसायन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है जो है इससे एग्जाम में पूछता है। ये जितने भी यूनिट बेटा मैं दिखा दिया, अगर वीडियो फास्ट हो तो आप उसको पॉज कर लेंगे और एक बार देखेंगे। माने कंपटीशन के क्षेत्र में या इंटर से आगे जब भी आपको बढ़ना होगा, ये यूनिट पूरा 100% पढ़ना पड़ेगा, तभी कंपटीशन क्वेश्चन बन पाएगा। या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो इंटर के बाद, तो इन सभी चैप्टरों को साइंस में, केमिस्ट्री में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप क्या करेंगे, कैसे आप वीडियो देखेंगे, आप समझ जाएंगे। वीडियो देखकर समझेंगे, लेकिन आप बेटा एक नोटबुक ले लेंगे, जाएंगे नोटबुक ले लेंगे, और नोटबुक में जितना मैं बारी बारी से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके मैं वीडियो डालूंगा, उस पर लिखा होगा। आप सभी लेक्चर को करके देखेंगे और अपने नोटबुक में बारी बारी से नोट कर लेंगे। एक सुंदर सा नोट्स बनाएंगे, मैं सिखा भी दूंगा कि नोट्स कैसे बनता है। उसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर से आपको मैं जोड़ लूंगा, या एक मैं ऐप जारी कर रहा हूं, उस ऐप में भी आप जुड़ सकते हैं। अब पहले इसको आप नोट कर लें। प्रिय छात्रों, मैं आपको यूनिट 1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र की मूल अवधारणाएं। सबसे पहले इसमें होता क्या है, जो 10 पास करके बच्चे आते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि हम जो यूनिट चालू करते हैं इसमें कौन कौन सी बात विषय वस्तु में पढ़नी है। कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, सभी चीज़। इंटर में तो सभी चीज़ ज़रूरत है, वो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। यानी जो छठवीं क्लास में हम पढ़े होंगे वो मुझे यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन उस तरीका को बदलना होगा। आप वही चीज़ पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। आइए पहले हम देखते हैं कि पहला यूनिट, पहला पार्ट, पहला अध्याय में कौन कौन से बिंदु हमको पढ़नी है और उस पर कितना समय देनी है, मैं बारी बारी से बताऊंगा। चैप्टर का नाम रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहले इन सभी बातों को जानने से पहले हम लोग केमिस्ट्री का जो है
फुल फॉर्म जानेंगे और केमिस्ट्री का परिभाषा ब्रांच जानने के बाद मैं पढ़ाऊंगा सार्थक अंक। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको एकदम ध्यान पूर्वक देखना होगा। हमें इसमें पढ़ना होगा सामान्य परिचय। आप ध्यान पूर्वक देखिए, सामान्य परिचय, सबसे पहले परिचय के बारे में पढ़ना होगा। दूसरा पढ़ना है रसायन विज्ञान के अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र, यानी हम रसायन विज्ञान जो पढ़ रहे हैं कहां कहां इसकी महत्व है और क्षेत्र कौन कौन सा ये चयन किया है। द्रव की कण एवं प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक विवेचना, जो इतिहास में पदार्थ की कण के और प्रकृति के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया उनकी चर्चा करनी है। द्रव्य के गुण एवं मापन, यानी पदार्थ के गुण और उनके मेजरमेंट के बारे में पढ़ना होगा। रासायनिक संयोग के नियम, पिछले अध्याय में भी आप पढ़े होंगे। तत्वों की अवधारणा, परमाणु तथा अणु, इसकी चर्चा हम करेंगे। इतनी महत्वपूर्ण पहलू है, बारी बारी से पढ़ना होगा बेटा, घबराना नहीं है। जो चैप्टर पढ़ाएंगे पूरे विस्तार पूर्वक उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान एवं आणविक द्रव्यमान जो पिछले आप क्लास में पढ़े होंगे उसकी मैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पढ़ाऊंगा। मोल संकल्पना तथा मोलर द्रव्यमान पढ़नी है। प्रतिशत संघटन तथा मूल अनुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं उसी में पढ़नी है। स्टोइकियोमेट्री, इस पर आधारित गणनाएं भी पढ़नी है। ये समाप्त हो जाएगा तब हम बेटा पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन होंगे या चैप्टर के बीच में अभ्यास प्रश्न होंगे, उसको पढ़ेंगे और फिर हम आंकिक बनाएंगे। यानी सबको मैं विस्तार पूर्वक शुरू करता हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये सब बातें आ जाते हैं। अब इसके आगे हम केमिस्ट्री का फुल फॉर्म, परिभाषा पढ़ते हैं, कुछ वैज्ञानिकों का नाम और डेट ऑफ बर्थ जानते हैं। प्रिय छात्रों, हम लोग केमिस्ट्री फॉर्म में देख रहे हैं कि C फॉर केमिकल, H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, M फॉर मेडिसिन, I फॉर इंडस्ट्रियल, S फॉर साइंस, T फॉर टेस्टिस, R फॉर रिसर्च, Y फॉर यू। आप जैसे ये फुल फॉर्म देख लेंगे, अब थोड़ा सा इसका अर्थ जानेंगे। केमिकल्स का अर्थ हो जाएगा रासायनिक। हेल्थ का अर्थ तो सबको पता है, स्वस्थ होगा। ई फॉर एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। मेडिसिन, एम का मतलब होता है दवा। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक। साइंस का मतलब बेटा होता है विज्ञान। टेस्टिस का मतलब होता है पालन। रिसर्च का मतलब होता है बेटा खोज। वाई फॉर यू मीन्स होता है आप। थोड़ा समझो, एक बार पूरी वीडियो को देख लो। आशा है आप देख लिए होंगे, हम समझाएंगे। केमिस्ट्री ABCD के 9 अक्षरों से मिलकर बना है। चलिए देखिए, ABCD के 9 अक्षरों से मिलकर बना है। C फॉर केमिकल, रासायनिक, यानी जब हम भोजन कर लेते हैं तो हमारी पेट के अंदर रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, वो भी जरूरी है। ध्यानपूर्वक देखना, कितना महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं। H फॉर हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। अगर रासायनिक क्रियाएं सही होगा तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। E फॉर एजुकेशन, शिक्षा, माने हर जगत में शिक्षा की जरूरत है। ये केमिस्ट्री आपको अवगत कराता है कि देखो मुझे पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है, ध्यानपूर्वक देखो। M फॉर मेडिसिन मीन्स दवा। बताओ, आज दुनिया को या दुनिया में जितने जीवित प्राणी हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए दवा ही बहुत महत्वपूर्ण है। I फॉर इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक। ये मार्कर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टी शर्ट मैं पहना हूँ, या जिस मोबाइल, जिस लैपटॉप, जिस पंखा, जिस बल्ब का प्रयोग करते हैं, क्या आपके हमारे और घर में तैयार होता है? जी हाँ, नहीं, ये किसी इंडस्ट्रियल में होता है। ध्यानपूर्वक देखते चलना है।
एस फॉर साइंस, साइंस मीन्स होता है विज्ञान, और विज्ञान आज वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान क्या क्या नहीं कर दिया, आज भी उस पर सर्च खोज हो रही है, और विज्ञान पढ़ने वाले एकदम बिल्कुल निरश होते हैं, मेहनती होते हैं, लगन होते हैं, उनके अंदर मोह माया वाली बात नहीं आनी चाहिए। वो प्रिय विद्यार्थी, छात्र एवं छात्रा या शिक्षक गण हो, पूरे मेहनत की जरूरत होती है। एक सेंटेंस याद रखेंगे विज्ञान पढ़ने वाले लोग, जिंदगी के राहों में और हम अकेले हैं। ये सेंटेंस आपको अवगत विज्ञान पढ़ने वाले लोगों के लिए ही लागू करती है। आप किसी संगीत, किसी फिल्मी दुनिया में नहीं जाएंगे, बल्कि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यानपूर्वक देखना होगा। टेस्टिस मीन्स होता है पालन, जहाँ बच्चा, जहाँ मुर्गी, जहाँ बकरी, जहाँ जानवर पलता है उसी को टेस्टिस कहते हैं, मेडिकल वर्ड है। रिसर्च मीन्स खोज होता है, कौन खोज करता है? आप और हम। और वाई फॉर यू, यू मीन्स कौन होता है? आप में से कोई खोजकर्ता बनता है और ये सारी चीज दुनिया में बांटता है, चीज अवगत कराते हैं। केमिस्ट्री मुझे अवगत करा दिया कि मुझे पढ़ने से कौन कौन सा फायदा होगा। आइए हम परिभाषा नहीं देखेंगे, बिहार बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे, और कितने समय लगता है देखेंगे। छात्रों, इस चैप्टर में मैं बताऊंगा बिहार बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे एग्जाम होता है, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है, ये सारे डिटेल्स मैं दूंगा, ध्यानपूर्वक देखना होगा। सबसे पहले बेटा ये 11th जो आप पढ़ रहे हैं इसकी एग्जाम बोर्ड नहीं लेता है, इसकी एग्जाम आपका कॉलेज कंडक्ट करता है। अब कहीं भी आपका एग्जाम ले सकता है, यानी इसकी रिजल्ट रीएडमिशन के लिए कामयाबी होता है, बल्कि 12th का एग्जाम BSc अपने जिला स्तर से वो एग्जाम लेता है। अब 11th या 12th में हमको 70 नंबर का थ्योरी पढ़ना है, जिसके लिए समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट हमें क्वेश्चन पढ़ने समझने में लग जाएगा, और 3 घंटा में हमें 70 नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो ऑनलाइन हम लोग क्लास देते हैं वो 70 नंबर की ऑनलाइन क्लास हम लोग देते हैं, और इसमें से बहुत अच्छे करना होता है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है, जो आपके स्कूल, जो उच्चतर स्कूल है या कॉलेज उसमें आप एडमिशन लिए होंगे, वही स्कूल कॉलेज कंडक्ट करता है, और वहीं से ये 30 नंबर प्रैक्टिकल का नंबर आपको मिलता है। यानी 70 + 30 = 100 नंबर। 30 नंबर के लिए कॉलेज अपना समय निर्धारित करती है, जो बोर्ड आपका मार्क्स उसमें जोड़ता है। अब 70 नंबर की हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो फिजिक्स हो बायो हो, 70 नंबर को ही पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है कि बायो फिजिक्स में अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री जितना है उतना ही बायो फिजिक्स है। मैथ 100 नंबर का है। अब 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, एक टाइप 1 में, जिसको टाइप 1 कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर का होता है। कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 42 प्रश्न होंगे। अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, प्रश्न की संख्या बढ़ रही है, प्रश्न की संख्या बराबर नहीं है, बढ़ रही है। 42 प्रश्न होगा, जिसमें कि नहीं 35 प्रश्न ओमार सीट पर उत्तर देना है। ये जो ओमार सीट आप देख रहे हैं, ये ओमार सीट, ऐसा ही आपको ओमार सीट पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। कम से कम एक साल में 26 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, और ओमार सीट पर प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए अधिक से अधिक अंक हमारे यहाँ से केमिस्ट्री में बच्चा लाता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कितना अंक लाता है, लेकिन सबसे अधिक केमिस्ट्री में अंक लाता है। तो ये सारी हमारी मेहनत है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत अधिक अंक लाते हैं। तो इसमें से ओमार सीट पर 35 जो है आपका प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपका 35 का 35 रंगना सही, ऑब्जेक्टिव पर सही, तो आपका 35 में 35 मिल जाता है बेटा। 35 यहाँ 30 में 30 यहाँ मिल जाएगा, तो यहीं पे आपका तो 65 नंबर हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स हो जाएगा। यानी मार्क्स लाना बहुत आसान है।
लेकिन उन बच्चों के लिए रियल में जो पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते कहाँ हैं बेटा? अब जब वीडियो देखो तो अपने से सोचो कि कितना मेहनत करके सर बता रहे हैं। अगर रियली में इतना मेहनत करे तो 2 ही मार्क्स तो मिलकर हमको फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स देता है, और तीसरा तो आपको टॉपर में घोषित कर देगा। इस तरह से अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेहनत करेगा तब ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इस टाइप का जैसे प्रश्न आएगा तो आप पूछेंगे कि सर कैसा क्वेश्चन हो सकता है? तो एक क्वेश्चन देख लीजिए। पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? क्वेश्चन आप देख लेंगे। ऑप्शन ए में हो जाएगा HNO3, बी में हो जाएगा HCl, सी में हो जाएगा H2SO4 और डी में हो जाएगा H2SO3। कौन बच्चा नहीं जानता है कि रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, हम सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, और हमारा आंसर हो जाएगा सी यानी H2SO4। ऐसा प्रश्न बेटा हमारे 14 यूनिट से ही क्वेश्चन रखे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब हम डिटेल्स पढ़ेंगे तो समझने में कहीं से दिक्कत नहीं होगी। मेहनत की जरूरत है, खूब मेहनत करो, खूब मन लगा के पढ़ो। ये क्वेश्चन इस टाइप का होगा, मैं एग्जाम्पल दिया है। दूसरा टाइप क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय। यानी लघु उत्तरीय में कुल 18 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उसके लिए कॉपी अलग से मिलेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 10 प्रश्न बनाएंगे तो 20 नंबर का होगा। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। करते क्या है, क्वेश्चन पूछेगा, उसके अनुसार अगर हम आंसर देते हैं तो हमको मार्क्स कोई नहीं काटता है। जब हम कॉपी जांच में गए थे वहाँ चेक किए कि बच्चे का प्रश्न कुछ और, आंसर कुछ और। ऐसे ही बच्चे जो होते हैं उनके मार्क्स कट जाते हैं। अगर प्रश्न के अनुसार मार्क्स दिए जाए तो शिक्षक मार्क्स नहीं काटता है बेटा। उसकी अनुभव और जानकारी मुझे है खूब बढ़िया से, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 क्वेश्चन देना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब इसमें से कुल 6 प्रश्न होंगे, इसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यानी हमारे हिसाब से लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय मिलाकर आपको 1 से लेकर 24 तक प्रश्न हो जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन 18 में से देना है और आपका 19 से 26 में से मात्र 3 प्रश्न का जवाब देना है। और इस तरह से आपकी जो है बोर्ड एग्जाम के कंडक्ट होने वाले, बोर्ड एग्जाम में जो परीक्षा लिए जाते हैं उनकी सारी डिटेल्स मैं बता दिया। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं नीट और जेई में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे, किस अंक को, वो मैं बता रहा हूं। देखिए छात्रों, अब मैं थोड़ा सा जेई नीट के बारे में बात करता हूं। इंटरमीडिएट के बाद जो है फॉर्म या मेट्रिकुलेशन से जैसे इंटर में आते हैं हम फॉर्म भरना शुरू करते हैं, तो जेई मेंस एडवांस जो पास करते हैं उनको बीटेक कॉलेज मिलते हैं, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज भी कहते हैं। इसमें 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसको MCQ बेस कहते हैं, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। टोटल 300 मार्क्स का होता है। दिमाग में बैठा लेंगे जेई वाले लोग, 3 घंटा ही समय मिलता है। इसमें पूछेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिजिक्स से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा, 4 एक क्वेश्चन 4 नंबर का 100 हुआ। केमिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन 4 नंबर 100। मैथ से भी 25 क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन 100, टोटल 300 मार्क्स होता है। अब जैसे ये आप जेई के लिए देख लेंगे, अब नीट के लिए देखिए, ये MBBS या BDS वगैरह कर सकते हैं। इसमें 180 MCQ होता है, 4 मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 180 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 नंबर का होता है। इसमें भी उतना ही समय मिलेगा, 3 घंटा। इसे पूछेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें बोटनी प्लस जूलॉजी। फिजिक्स 45 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर के पूछेगा तो 180 नंबर। केमिस्ट्री भी 45 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का 180 नंबर।
बायो प्लस जूलॉजी यानी बोटनी प्लस जूलॉजी, बायोलॉजी पूछेगा 90 क्वेश्चन, 4 नंबर का 360 नंबर का पूछता है, यानी टोटल 720 नंबर। अगर कोई एक आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, घुमा सीट पर गलत रंग देते हैं, तो आपके जितने नंबर होते हैं वो सारे, आपका सिलेबस रहा कैसे नीट की तैयारी करें कि हमारा स्कोर कॉन्फिडेंस के साथ हो जाए, ये कैसे हो पाए। और याद रखना इसके लिए अच्छे संस्था शिक्षक की जरूरत है और चयन करें। चलिए मैं आ गया हूँ केमिस्ट्री क्या है परिभाषा देने के लिए। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के ले लो और उसके गुण के बारे में, उसके संरचना के बारे में, उसमें लगने वाले ऊर्जा के बारे में जब अध्ययन करते उसको रसायन शास्त्र कहते हैं। समझ में तो आ गया होगा। लेकिन अब रह गई कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने रसायन शास्त्र को परिभाषा कहीं ना कहीं तूर मुरूर कर देता है, लेकिन मैं उसी दरमियान आपको एक मैं परिभाषा लेकर आए हैं। देखिए कि विज्ञान की वह शाखा, कहा गया है कि शाखा तो विज्ञान का ही है, इसका केंद्रीय संबंध तत्वों के परमाणु के स्वभाव मैंने समझ रहे हैं ना, संरचना भी बोले थे, यौगिकों के संगठन, उसके गुण, पदार्थों के बीच अभिक्रिया तथा उनमें निहित ऊर्जा, विनिमय, नियत, इन घटनाओं को जो जोड़ता है उसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब उसी में कोई पूछ देगा केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरे भाई ये अरब मिस्र कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ये भी आपको याद करने की चीज़ है। उसी में कोई पूछ दे कि इसका जन्मदाता कौन है, अरे जन्म थोड़ी दिया है, यानी किसने अध्ययन किया जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे पहले आया उसी को जन्मदाता माना गया है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री फ्रांसीसी या फ्रांस के रहने वाला एंटाइन लॉरेंट लेबोजियर कहता है, जिसका जन्म 1743 में हुआ था और मृत्यु 1794 में हुआ था। कम उम्र में ही इनको जो है रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब रह गया कि बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो आपको उंगली कर देंगे, जैसे करेंगे कि शाखा कितने होते हैं, तो शाखा तो 3 ही होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। लेकिन आजकल कंपटीशन के बुकों में कुछ शाखाएं बढ़ गई, अब नई नई सर्च आती है, चूँकि नया जो भी होगा इस शाखा में जुड़ता है, तो हम शाखा इतना लिख देते हैं, देखो पढ़ो जानो कि अब तुम्हारी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। जैसे पहला अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिकी रसायन, चौथा कृषि क्षेत्र में, उद्योग में, छठा औषधि में, नए पदार्थों का संश्लेषण में, परिवहन के क्षेत्र में, प्रदूषण नियंत्रण में, और भी नए आ जाएंगे, इनमें जुड़ जाएंगे, वो सारे शाखाएं हो जाएंगे। यानी आपके मन में इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप इस प्रश्न को बहुत जटिल से नहीं लेंगे, चूंकि ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है। अब रह गई कि आपको मैं बता दिया, समझा दिया, इससे क्वेश्चन बनाइए, समझिए